सूचना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आज इंडेक्स फ्रंट पर तो कोई खास मूव नहीं था। इंडेक्स पे तो आप हरे निशान में जाके बंद हुए, इनफैक्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। लेकिन आज मिड कैप स्मॉल कैप में मेजर कारने जाता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। स्मॉल कैप इंडेक्स एक समय पे 4% के आसपास का फॉल दिखा रहा था। मिड कैप इंडेक्स भी करीब करीब 2-2.5% के फॉल के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजर सेल ऑफ आपको मिड कैप में दिखेगा, स्मॉल कैप में दिखेगा, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर आज भी खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा था। मेटल आज सबसे बड़ा कल्प्रिट, करीब 4%, 4.5% के आसपास तो इंडेक्स में ही फॉल था। इंडिविजुअल स्टॉक में आप जाएंगे तो वेदांता करीब 10% से ज़्यादा का फॉल एक टाइम पे, एनएमडीसी, नाल्को, हिंडाल्को, इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये सब वो नाम थे जहाँ पे करीब 4 से लेकर 5% या 10% तक का फॉल आज इंडेक्स फ्रंट पे, स्टॉक फ्रंट पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो मेजर सेल ऑफ आज था मेटल स्पेस में। आज बाइंग थी एफएमसीजी स्पेस के अंदर, इसमें एचयूएल तेज़ी में था, जिसमें आज गोदरेज कंज्यूमर तेज़ी में था, जिसमें आज ब्रिटानिया तेज़ी में था, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, ये रेडिको, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर खरीदारी बनते दिखाई पड़ रही थी। तो आज कुछ हद तक बाइंग जो थी वो एफएमसीजी स्पेस के अंदर थी। सेलेक्टिव आईटी में खरीदारी थी जहाँ पर टीसीएस जैसे नाम तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। इसके अलावा कुछ सेलेक्टिव आईटी कंपनीज जो थी, विप्रो, इन्फोसिस, वहाँ पर भी कुछ हद तक लोअर लेवल से मूव था। एचडीएफसी बैंक कुछ हद तक सपोर्टिव थे। तो एटलीस्ट फ्रंट लाइन स्टॉक्स में कुछ हैवी वेट्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन सीवियर डैमेज जो दिख रहा था वो तो या तो स्मॉल कैप में था, जिसमें आप डिफेंस कंपनियों में भारत डिफेंस जैसी कंपनियां जो कि करीब 15% तक टूट गई, या फिर आज आप और जो छोटे मझौले नाम हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंट थे एक टाइम पर, उनके अंदर हैवी सेल ऑफ देखेंगे। और इनफैक्ट ये तब हो रहा है जबकि ऑलरेडी इंडेक्स करीब 30% टूट चुका है। ऑलरेडी मिड कैप स्मॉल कैप करीब 50% तक टूट चुके हैं। उसके बाद इस तरह का हैवी सेल ऑफ वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हैवी सेल ऑफ इंडेक्स में, स्मॉल कैप में अभी प्रिवेल कर रहा है और कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन हाँ, फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर थोड़ी एक लोअर लेवल से एटलीस्ट पुल बैक कह सकते हैं, जो मार्केट के अंदर ज़रूर देखने को मिल रहा है। अनुमान लगा सकता हूँ कि जिस तरह का सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिल रहा है, आपके पोर्टफोलियोज़ में डीप कट होंगे और वो डीप कट जो है वो आपके शायद सवालों के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेता हूँ सीधे सवाल जवाब के सिलसिले की। और सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन मनाली पेट्रो एंड डेटा पैटर्न। सर, दोनों केस में अग्रवाल साहब, डेटा पैटर्न पहले तो नई कंपनी है, अभी कुछ भी इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि जो भी 2021 की लिस्टिंग है, 2022 की लिस्टिंग है, बीट अदानी पावर विल्मर, बीट एलआईसी, बीट पेटीएम, बीट जोमेटो, सबके केस में कुछ भी कहना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए कि अभी नंबर्स नहीं आए हैं। जब तक किसी कंपनी के 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर, 6 क्वार्टर, 10 क्वार्टर के नंबर नहीं आते, उनकी स्टेबल पोजीशन आपको नहीं पता चलेगी। एक क्वार्टर में बेहतर, दूसरे में ख़राब, तीसरे में बेहतर, चौथे में ख़राब, तो आप नहीं एवरेज निकाल सकते। तो एटलीस्ट आपको कुछ टाइम तो उसमें देना पड़ेगा एक नंबर निकालने का, कि ये नंबर तक इनकी मुनाफे की ग्रोथ आ रही है। वो मुनाफे की ग्रोथ जब तक आती है तब तक बाजार उस नंबर के साथ साथ भाव को एडजस्ट करता है, तो भाव एडजस्ट होगा। फिर एक लेवल पे आके ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो भाव ओवर एडजस्टमेंट हो गया है या अंडर एडजस्टमेंट है। अगर ओवर एडजस्टमेंट हो गया तो बाजार तेज कर देगा उसको, अगर अंडर एडजस्टमेंट है तो और तोड़ेगा उसको। तो दैट डिपेंड्स। तो अभी कुछ भी कहना इनके बारे में मुश्किल है। अब रही बात मनाली पेट्रो की, तो मनाली पेट्रो सर मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है। जब भी कभी तेज़ी मिलती थी तभी इसमें मूव आता था। पहले तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब था, लेकिन अब पिछले दिनों तो वही हुआ था। तो क्रूड की तेज़ी में मनाली पेट्रो और ये सारी कंपनियां, जितनी भी रिफाइनरी कंपनीज थी या पेट्रोकेमिकल कंपनीज थी, सब में मूव आता हुआ दिखाई पड़ा था। अब क्रूड ईज आउट हो रहा है तो वापस ईज आउट हो रहा है। बेटर ये कोई भी तेज़ी मिले क्रूड में या कोई भी तेज़ी मिले इन कंपनियों में, तो तेज़ी का फ़ायदा उठा के निकल जाइएगा। मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, उसी का ही एक जीता जाता एग्जाम्पल। और दूसरा, अगर आपको और कोई क्लियर एग्जाम्पल चाहिए तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मोमेंटम आया क्रूड में और तेज़ी आई, तेज़ी आके पहले एक बार स्टेक सेल हो चुका है, फिर दोबारा तेज़ी आई और जैसे क्रूड नीचे आया वापस नीचे आ गया। तो ये ऑयल कंपनीज़ में या पीएसयूज़ में तेज़ी हमेशा कैप्ड होती है, और लाइकवाइज कमोडिटी बेस्ड कंपनीज़ में भी तेज़ी हमेशा कैप्ड होती है। तो वो मेटल में आपको दिख ही रहा होगा, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर ट्रीट करना होगा इन्हें। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एलएनटी, शिवम सिंह साहब, देखिए एलएनटी के लिए 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पहले मैं उन्हीं की बात कर लेता हूँ। एक, लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है बेसिकली, अब तो ये वो भी नहीं है कैपिटल गुड्स की कंपनी, इंजीनियरिंग की लार्जेस्ट जाइंट है इंजीनियरिंग में। 3-3.5 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो कंपनी सालों से दिखा रही है। पहली पार्ट तो ये हो गया। सब्सिडरीज 3 इसकी लिस्टेड हैं, 4 लिस्टेड है सॉरी, माइंट्री, एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक और एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग। और ये अनुमान है कि आगे चल के और सब्सिडरीज भी इसकी लिस्ट होंगी जिसमें वैल्यू अनलॉकिंग होनी। 11 सब्सिडरीज है जिनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू अनलॉकिंग होता रहेगा।
हैविंग सेड दैट, उन दोनों कंपनियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, L&T टेक, L&T इन्फोटेक, L&T और माइंडट्री की, और ये तीनों में से दो कंपनियों का विलय होने वाला है। इसमें L&T इन्फोटेक और माइंडट्री का एक मर्जर होने वाला है, और वो मर्जर होने के बाद देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। तो ये सब्सिडरीज़ का परफॉर्मेंस है, सब्सिडरीज़ का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, पेरेंट स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली बात है आज की नहीं है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, और कभी पढ़िएगा इसके बारे में कि कैसे रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी इसने बनाई है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी है और क्लास रिफाइनरी है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह का प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां इतनी इजी से फेल नहीं होती हैं। इट्स टू बिग टू फेल वाली सिचुएशन, एटलीस्ट कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग स्पेस में। समय थोड़ा ख़राब है, बाजार टूटा हुआ है, इसलिए आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें बुरी दिखेगी, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन ख़राब नहीं हुई है इस कंपनी के साथ। धंधा आज भी अच्छा है, थोड़ा इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट रहेगा, 2-3 क्वार्टर का इम्पैक्ट आएगा, मिडिल ईस्ट बिजनेस के ऊपर हिट आ सकता है, लेकिन फिर भी समय बुरा है, बीत जाने दीजिए, उसके बाद इस पर आपको ज़्यादा क्लियर सिचुएशन दिखाई पड़ेगी। यही कंपनी जब ऊपर जाती है तो आपको अच्छी दिखती हैं, यही कंपनी नीचे आने तो ख़राब दिखेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप इसमें बने रह सकते हैं। ओके, हिंदुजा ग्लोबल के केस में रविंदर साहब, एक ही प्रॉब्लम थी कि ये बीच में जो इसका हॉस्पिटल बिजनेस बिका था, उसके बाद इसमें स्पेशल डिविडेंड का बस था, जिस स्पेशल डिविडेंड के बस पे चला था, वो डिविडेंड आ गया, बस ख़त्म हो गया, शेयर वापस नीचे आ गया। तो मोमेंटम ही था इसका उस समय भी, और ये सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है इसका, ये बहुत ही लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो इसमें माल बेचना ही बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अभी तो आप बस होल्ड ही करिए, कोई भी आईटी की तेज़ी आती है, ये शेयर मूव करता है तो उसमें निकलने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट इस तरह के बाज़ार में आप उन कंपनियों में एवरेज मत करिए जो कंपनियाँ ऑलरेडी मिड कैप के मेगा कार्नेज में नीचे हैं। इस समय आपको अच्छी डील मिल रही है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी भी शोरूम में घुसते हो, वहाँ सेल लगी होती है, तो आप पहले डिस्काउंट चेक करते हैं, हाईएस्ट डिस्काउंट होगा उनमें जहाँ पर थोड़ा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, लेकिन बढ़िया डिस्काउंट या कम डिस्काउंट मिलेगा आपको महंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे कि महंगे कपड़ों के ऊपर, महंगे एक्सेसरीज़ के ऊपर। तो आप कम डिस्काउंट लेके वो खरीदने की कोशिश करिए जो सस्ता मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा डिस्काउंट के लालच में मत पड़िए। तो इसीलिए एटलीस्ट रीजनेबली जो अच्छी कंपनियां मिल रही हैं, लीडर्स हैं, सब लीडर्स हैं, वो जो डिस्काउंट में मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल करिए। आपने एशियन पेंट को देख लिया, आपने अल्ट्राटेक को देख लिया, ग्रासिम को देख लिया, जुबिलेंट को देख लिया, यूनाइटेड स्पिरिट्स को देख लिया, HUL को देख लिया, इन सब में डिस्काउंट आया और इनमें डिस्काउंट को नीचे खरीदा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन खरीदा जा रहा है। लेकिन जो स्मॉल कैप है वो और कार्नेज दिखा रहे हैं, तो ये इंडिकेट यही कर रहा है कि एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा स्टेबल साइन जो है वो लार्ज कैप में दिख रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं इसको, या तो आप, या इसमें कुछ फ्रेश बाइंग कह सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर खोने के लिए बहुत कुछ नहीं भी हो सकता। ये एक लेवल पे आकर उनकी फेयर वैल्यू सामने आ जाएगी, इनके केस में फेयर वैल्यू नहीं निकल पाएगी, इसीलिए एटलीस्ट उनमें प्रेफरेंस दीजिए मेजर आईटीज़ के अंदर। इसमें तेज़ी मिली तो आप निकलना ज़्यादा बेटर है, लेकिन ट्रिगर बेस्ड मोमेंटम था इसमें। ओके, अदानी विल्मर, टाटा पावर, टाटा मोटर, हैप्पीएस्ट माइंड, इनको मैंने इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि सबसे सवाल इन्हीं पे ही आ रहे हैं। अदानी विल्मर आप बने रह सकते हैं, नीचे मिल जाए थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, थोड़ा सा और नीचे मिलता रहे तब। लास्टली टाटा पावर और हैप्पीएस्ट माइंड में से टाटा पावर बहुत भागा है, बहुत ज़्यादा भागा हुआ शेयर, और हैप्पीएस्ट माइंड भी, तो इन दोनों को थोड़ा रीजनेबल करेक्शन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन बाकी, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड ने अपना मेटल अभी प्रूफ नहीं किया है, 2 ही 3 साल हुए लिस्टिंग को लेके, लेकिन बाकियों में तो, और टाटा पावर बहुत ज़्यादा चला हुआ है। आपको लग रहा है कि बहुत नहीं चला, तो आप इसके पुराने चार्ट उठा के देख लीजिए, 3000 रुपये शेयर होता था ये, लेकिन वो बाकी 2 के अंदर आप थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट SIP वे में ऐड कर सकते हैं। ओके, नायका में फंसा हूँ, क्या करूँ? शिवम साहब कुछ नहीं कर सकता, ये तो मतलब आपने वो पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पर पिछले 8 महीने से एक ही बात बोल रहा हूँ जब से लिस्ट हुआ है कि 1 करोड़ का प्रॉफिट को मैं 2 गुना क्या, 4 गुना क्या, 8 गुना क्या, 16 गुना भी कर दूंगा ना, तो भी उसका वल्टुअल बहुत महंगा है। जिस कारोबार में ये कंपनी है ऑलरेडी HUL उस कारोबार में काफ़ी टाइम से है, लेकिन फिर भी अब आप क्योंकि फंसे हैं तो एक ही सोल्यूशन है कि आपको तेज़ी मिले, आप निकल जाएँ, ज़्यादा बेटर है। अपने आप ये जो बाज़ार की अभी आंधी चल रही है वो आंधी ख़त्म होने दीजिए, तब आपको खुद ही समझ में आ जाए क्या लेने लायक बच रहा है, क्या नहीं लेने लायक बच रहा है। अब अभी एटलीस्ट इन धंधों में मत जाइए जिन धंधों का अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है, जिन्होंने अपना मेटल नहीं प्रूफ किया, ये पहली आंधी झेल रहे हैं। ये उसी तरह से जो 2020 के इन्वेस्टर मार्केट में आए हैं उनको ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि वो पहली बार इस तरह की आंधी देख रहे हैं, तो उसी तरह के शेयर हैं, पहली बार आंधी देख रहे हैं, तो बेटर है कि थोड़ा मजबूत छपरों के साथ जाइए, ज़्यादा बेटर है इस समय। लेकिन यहाँ पर आप तेज़ी मिले निकल जाएँ, सबसे रीज़नेबल यही एक जवाब हो सकता है। बाकी आपका पूंजी आप अकॉर्डिंगली अपनी एपेटाइट चेक कर सकते हैं। TCS
राज साहब ये एवरेज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एवरेज क्या इसको तो SIP वे में धीरे धीरे ऐड ही करते रहें किसी भी फॉल में। SIP वे में इसलिए कि आपकी एवरेज नीचे आ जाएगी, और ऐड करना इसलिए कि देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है और आपकी कॉस्ट वैसे भी बहुत नीचे है। आपने 3300 तो पहले ही लौट लिया है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा डाउनसाइड इसमें है भी नहीं। 2900 3000 की रेंज में TCS अभी बीच में आया था और वहाँ से घूम गया, तो कहीं भी आपको नीचे मिलता रहा, आप थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट बेस्ट IT कंपनी है देश की, और अगर आप IT टॉप 5 भी देखेंगे, मतलब इनफैक्ट उस दिन ही मैं एक नंबर देख रहा था कि निफ्टी IT में 12 कंपनियाँ हैं, उसमें से भी 45% जो रेवेन्यू है वो अकेला TCS जनरेट करता है। और TCS, इन्फोसिस, HCL और टेक महिंद्रा, ये चारों मिलाकर, और एक विप्रो भी शायद, ये पांचों मिला के 82% मार्केट कैप कंपोज करते हैं। इसीलिए ये पांचों गिरे हैं एवरेज में 31%, और IT इंडेक्स भी गिरा है 31%। मिड कैप स्मॉल कैप में कार्नेज ज़्यादा बढ़ा है, 40% 45% तक का फॉल है। तो ठीक है, ये कंपनी में कोई फ्लॉ नहीं है, ग्रुप में फ्लॉ नहीं है, बिजनेस में फ्लॉ नहीं है, कैश रिच कंपनी है, बायबैक देती है, डिविडेंड भी देती है, हिस्ट्री भी पुरानी है, तो यहाँ बहुत कुछ नहीं है। बस यही है कि साल में 20% ही चलेगी। तो अगर इस तरह की शानदार ग्रोथ बड़े लार्ज कैप में आपको मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप ऐड कर सकते हैं। ओके, टाटा स्टील एंड हिंडाल्को में एवरेज करें? नहीं राकेश साहब, टाटा स्टील में तो कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है, उसका तो ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट होने के आसपास में कुछ और एडजस्टमेंट हुआ है। जैसे आप जुबिलेंट फूड को भी देख सकते हैं, वहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हुआ था और उसके बाद किस तरह का एडजस्टमेंट बना था। हिंडाल्को एक बार को सही कंपनी है, लेकिन ये क्योंकि इतना बड़ा केपेक्स अनाउंस कर रखा है इन्होंने, 65,000 करोड़ रुपये केपेक्स है, तो स्ट्रीट ये मान रहा है कि 65,000 करोड़ रुपये केपेक्स की वजह से अगले 3 से 4 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी चली जाएगी, जो उस कैश का इस्तेमाल किसी एक्विजिशन के लिए, बड़े डिविडेंड के लिए, बड़े बायबैक्स के लिए कर सकते थे, वो नहीं होगा। और प्लस डेट अलग उठेगा, जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के अंदर और इनकी बैलेंस शीट पे प्रेशर डालेगा। तो ये कुछ चीज़ें इनको बाजार देख रहा है। और दूसरा, मेटल के प्राइसेस भी नीचे आए हैं, तो इन्होंने अगर मान लीजिए $100 पर टन पर कोई केपेक्स अनाउंस किया है फॉर एग्जांपल, वो टूट के $50 पर टन आ गया या $60 पर टन आ गया, तो रियलाइजेशन तो वैसे ही टूट गया। इसीलिए शायद मार्केट इसे थम्स डाउन दे रहा है। आप एटलीस्ट अभी तो वेट एंड वॉच ही करें और पुराने पोर्टफोलियो में बने रहें। कंपनियां ख़राब नहीं है, सिनेरियो कि मेटल एक साइक्लिकल वे में चलते हैं, तो साइक्लिकल वे के अब अपर एंड तो थोड़ा नीचे के एंड पे आ रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करिए। ओके, इंडिया बुल्स में एवरेज करें क्या? अखिलेश साहब का कहना है कि मेरे कहने में उन्होंने इंडिया बुल्स लिया हुआ है 120 रुपये के दाम पर। अखिलेश साहब, मैं फिर वही बात बोलूँगा कि अगर ये आपके पूरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है तो आप बने रहें। अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो ही यही है तो पहली चीज़ तो आप ओवर लीवरेज्ड हैं, मेरे ही कहने पर चलिए आप ओवर लीवरेज्ड हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि पूरा पोर्टफोलियो एक ही बना लीजिए आप। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो घूमा, इनपुट कॉस्ट घूमी, और साथ साथ कंपनी की इंडिविजुअल सिचुएशन भी बिगड़ी, जिसके आधार पर शेयर नीचे आया। अभी आप वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं, इस तरह कुछ मत करिए, क्योंकि बाजार ने बहुत स्टीप रिएक्शन दिया हुआ है इनको। तो अभी तो एटलीस्ट आप बने ही रहें, कुछ नया ना ऐड करें, इस ग्रुप में भी, इस सेक्टर में भी, रियल स्टेट में भी। अगर आप कुछ लेना ही चाह रहे हैं इस सेक्टर में तो आप सीमेंट में फिर भी जा सकते हैं, रियल स्टेट में मत जाइएगा, क्योंकि अभी मानसून भी है, रियल स्टेट दाम नहीं बढ़ पाएंगे सीमेंट के, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो होती है, तो ये सब इम्पैक्ट करेगा। हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा समय दीजिए, सिचुएशन ईज आउट होने दीजिए, एक बार स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद ये शेयर नहीं चलता तो यहाँ पे कंसर्न देखे जाएंगे। लेकिन सो फार तो पूरा बाजार ही नीचे है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। तो ज़रा नंबर्स आने दीजिए, सिचुएशन समझने दीजिए, इवैल्यूएट कर लेने दीजिए, तूफान को निकलने दीजिए, उसके बाद सोचना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी कोई भी रैशनल होकर कॉल लेना ठीक नहीं है। ओके, अदानी विल्मर में बातचीत कर चुके हैं। IRCTC एंड अदर रेलवे स्टॉक आफ्टर रेलवे प्रॉपर्टी डैमेज, सर वो तो इंश्योरेंस हो गया ना, फिर तो इंश्योरेंस में ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इसका। एनीवेज, लेकिन रेलवेज़ में तो IRCTC तो वैसे ही ओवर बॉट सिचुएशन में। आप NBCC का एग्जांपल मैं हमेशा देता था IRCTC के साथ, आज भी वही दूंगा कि NBCC जैसे चला वैसे IRCTC चला, जो NBCC का हर्ष रहा है वही IRCTC का हर्ष हो रहा है। तो आप ओवर और बहुत छोटे समय में चला हुआ शेयर कभी भी नुकसानदेही होता है। तो वो बहुत तेज़ चला था IEX, IRCTC, तो अब बाजार उसको रीजनेबली वैल्यू कर रहा है, रोक कर अपनी जगह पर। कुछ टाइम ऐसे ही पड़े रहेंगे। अभी रही बात बाकी रेलवे स्टॉक, सर अभी एक्सपेरिमेंट मत करिए, अभी इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि आप उन नामों में जाएं जो सीजनल में चलते हैं। आप उन नामों में जाइए सबसे पहले चलते हैं, ताकि आपको थोड़ा सुकून लगे कि मेरा पोर्टफोलियो चला। तो बेटर है लीडर में रहिए। अपोलो हॉस्पिटल लीडर आज चला, यूनाइटेड स्पिरिट्स लीडर आज चला, एशियन पेंट्स, Pidilite, बर्जर, ग्रासिम, जुबिलेंट फूड,
इवन HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ये सब वो नाम है जो कि लीडर है। तो इनमें इनको आपको सुनते ही पता चल जाए कंपनी की इस बिज़नेस में इनमें खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। ब्रिटानिया इवन, तो यहाँ थोड़े दिन तक ये टूटते हैं, उसके बाद वापस खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पे आके। तो इनको पहले पकड़िए, बाकियों को छोड़िए जो अभी सेकंड लीग में आते हैं। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूँगा। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत कम समय होता है जिसमें हम बातचीत कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों से माफ़ी और बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी मंगलवार के दिन। थोड़ा कार्नेज है मार्केट में, स्मॉल कैप मिड कैप में। पैनिक ना करें। आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बाय टाइम। आप कुछ बाय नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बाय टाइम, क्योंकि ये सब पहले भी हुआ है, फिर हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं खरीद सकते तो एटलीस्ट टाइम खरीद ले कुछ दिन के लिए, ताकि आप थोड़ा समय बिताएंगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा आपको। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।